पेरू की राजधानी लिमा शहर। मैं आज शाम को ही यहाँ पहुँचा हूँ। अभी रात के 9 से ऊपर का समय हो गया है। प्लाजा मायोर नामक शहर के चौक की तरफ लोगों की भीड़ जमी है। वहाँ मंच पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है। ये शाम के समय आरंभ हुआ कार्यक्रम है। प्लाजा मायोर के अंदर से घूमते रहने के बाद मैं फिर से मंच के पास पहुंचा हूं। परंपरागत पेरुवियन वस्त्र पहनी एक कलाकारी, एक गायिका और 2 पुरुष गाते हुए नाच रहे हैं। शाम के समय प्लाजा मायोर में इस तरह के कार्यक्रम इनकी दिनचर्या का भाग बन गया है। लैटिन अमेरिकन हमेशा उत्सव मनाने में तत्पर रहते हैं। उस कार्यक्रम को देखते हुए मैं थोड़ी देर खड़ा रहा। लैटिन अमेरिकन शहर पहुंचने के पहले ही दिन उत्सव, विवाह आदि को अपने कैमरे में कैद करने का अवसर मुझे मिला। ये सब पेरू की संस्कृति को दर्शाने वाले दृश्य हैं। यहाँ की जनता कला का आनंद कैसे उठाते हैं, उनके उत्सव की रात कैसी होती है, उनकी जिंदगी कैसी होती है, मैं ये सब देख समझ रहा हूँ। वातावरण में ठंड की कठोरता बढ़ती जा रही है। गायिका ने बीच में लोगों का धन्यवाद करके एक नया गाना आरंभ किया। कुछ लोग गायिका का पोस्टर हाथ में लिए खड़े हैं। लोग ताली बजाते हुए कलाकारों के उत्साह बढ़ा रहे हैं। पीले जैकेट पहने हुए लोग स्वयंसेवक हैं। यह सब लैटिन अमेरिकन जिंदगी के प्रत्यक्ष चित्र हैं। विभिन्न तरह के लोग, एक बड़ी संख्या में लोग कार्यक्रम देखने के लिए वहां जमा हुए हैं। वहां से मैं आगे की ओर चला। प्लाजा मायोर के चारों ओर की इमारतों के लंबे बरामदे से होकर ऐसे चलते रहने में एक मजेदार अनुभव मिल रहा है। संगमरमर की फर्श, मेहराब आदि सब मिलाकर उसमें भी एक क्लासिक भाव देखने को मिल रहा है। इन इमारतों में रेस्तराएं, वाणिज्यिक दुकानें, सरकारी दफ्तर आदि सब कुछ हैं। प्लाजा से आरंभ होकर समीप की दूसरी स्ट्रीट तक फैली हुई खूबसूरत इमारतें। यहाँ अंदर की ओर फैली हुई एक छोटी स्ट्रीट है, सांता रोसा पैसेज नामक यातायात पर रोक लगी हुई एक स्ट्रीट। पत्थर बिछे हुए पैसेज पर लंबी टेकदार बेंच। उनमें से एक बेंच पर वधु को बिठाकर कुछ लोग फोटो उतार रहे हैं। समय अभी 9:30 बीत चुके हैं। इतनी रात बीतने के बाद भी यहाँ विवाह का फोटोशूट चल रहा है। मुझे लगता है कि आज यहाँ कई शादियाँ हुई हैं। पहले पेरिश चर्च के सामने भी मैंने एक विवाह दल देखा था। वे सब लिमा के सामाजिक नज़ारे हैं। मैंने चलना जारी रखा तो सांता रोसा पैसेज की एक तरफ की ओर कुर्सी डाल रखे रेस्टोरेंट्स दिखे। मैंने पहले जिस रेस्टोरेंट का दौरा किया था उससे अधिक कुलीन है ये। यहाँ से खाना खाने का खर्चा भी अधिक होगा। इस प्रकार के रेस्टोरेंट में शराब, बियर आदि भी मिलते हैं। मुझे अपने देश से यात्रा पर निकले हुए 35 घंटे से अधिक बीत चुके हैं। अच्छी थकावट है। ढंग से सोए हुए कई दिन हो गए हैं। मैंने इस कारण से नगर में अब और अधिक देर घूमते न रहने का निर्णय लिया। समय 10 बजने को है, लेकिन अभी भी प्लाजा मायोर लोगों से खाली नहीं हुआ है। सुबह होने तक चौक पर लोग रहेंगे। उतनी देर तक वहां घूमते न रहने का फैसला करके मैं होटल की ओर चला। ये यहाँ का यूनियन क्लब है। इसके ऊपरी मंजिल पर एक नाइट क्लब भी है। मेरे रहने का होटल यूनियन क्लब के नज़दीक है। प्लाजा मायोर पहुंचने वाली इस स्ट्रीट के किनारे पर ही होटल वाली इमारत खड़ी है।
प्लाजा से कुछ मीटर की दूरी पर ही वह स्थित है। मेरे इस होटल में कमरा बुक कराने का कारण भी यही है। इसका नाम भी होटल प्लाजा मायोर है। संगरी सीढ़ियाँ, गलियारे, कमरे आदि हैं तो भी सब कुछ स्वच्छ और सुंदर है। एक रात का किराया 4,000 रुपये से अधिक है। अगले दिन सुबह 8 बजते ही मैं सड़क पर निकला। पुलिस ने सड़क पर जलतोप समेत हर प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था कर रखी है। पुलिस की गाड़ियां खड़ी हैं। अन्य यातायात पर रोक लगी हुई है। मैंने सोचा कि कहीं ये विद्रोह की सूचना तो नहीं। पुलिस ने सड़क पर किलाबंदी कर रखी है। थोड़ी देर बाद मुझे मामले का पता चला। आज यहाँ एक साइकिलिंग प्रतियोगिता आयोजित की हुई है। उसका ट्रैक प्लाजा मायोर में है। इस कारण से ही चौक के चारों ओर बाड़ लगा रखी है। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले आ रहे हैं। न्यूज़ फोटोग्राफर्स और ऑफिशियल्स के अलावा अन्य किसी को भी चौक के अंदर प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। चारों ओर की इमारतों के बरामदे से होकर पैदल चल सकते हैं। कल रात को मैंने प्लाजा मायोर को विस्तार से देखा था। और अधिक प्रतियोगी आते जा रहे हैं। विभिन्न देशों के सितारों की भागीदारी वाली प्रतियोगिता है। दुनिया के विभिन्न नगरों में आयोजित किए गए आयरन मैन प्रतियोगिता का भाग है यह प्रतियोगिता। चौक की एक तरफ कल मेरे द्वारा शूट न कर पाई एक विशाल इमारत है। पलासियो डी गोपियर्ना नाम से प्रादेशिक स्तर पर जानी जाने वाली इमारत। पेरुवियन सरकार के मुख्यालय और राष्ट्रपति के महल यही है। यह लिमा का नगरपालिका मुख्यालय है। उसकी दीवार पर पेरू की स्वतंत्रता स्मारक पट्टिका लगी है। 28 जुलाई 1821 को देश के स्वतंत्र होने का स्मारक। यह है प्लाजा मायोर के आज की सुबह के नज़ारे। हर तरफ पुलिस तैनात है। लगता है कि पूरा नगर पुलिस की सख्त पहरेदारी के अधीन है। मैं आगे की ओर चला। बादल छाया हुआ वातावरण। पैसिफिक समुद्र से सटे हुए प्रदेशों में कोहरा छाए रहना आम बात है। चलते चलते मैं प्लाजा पेरू नामक एक छोटे प्रदेश में पहुंच गया हूँ। फूलों के बगीचे के बीच में एक फव्वारा और एक ध्वज स्तंभ वाला भाग। 2003 में इस प्रदेश में इस प्रकार की व्यवस्था की गई थी। पेरू की स्वतंत्रता का ऐलान हुई जगह के नाम पर ही इस प्रदेश को इस प्रकार से सजा कर रखा हुआ है। देखते देखते पर्यटक जमा हो रहे हैं। विभिन्न प्रदेशों के पर्यटन के लिए लोगों को कैनवास करने वाले लोग। समय अभी 9 ही बजा है, तब से ही चौक पर लोगों की जमघट होने लगी है। कल मैंने यहाँ स्वदेशियों को देखा था तो अभी विदेशी पर्यटक दिख रहे हैं। यहाँ इस प्रकार का एक सुंदर इमारत है। यह यहाँ के नगरपालिका महल है। 1932 में निर्मित यह इमारत है मेट्रोपॉलिटन म्युनिसिपैलिटी ऑफ लिमा का मुख्यालय। दिलचस्प बात यह है कि 1548 से ही लिमा नगरपालिका का मुख्यालय यही है। आगे की शताब्दियों में इमारत का पुनर्निर्माण कई बार हुआ तो भी नगरपालिका मुख्यालय यहाँ से हटाया नहीं गया था। नियो क्लासिकल शैली में निर्मित इमारत। पर्यटकों का बहाव जारी है। यह जापान से आया हुआ एक दल है। जापानवासी पैसिफिक समुद्र को पार करें तो सीधे पेरू पहुंच सकते हैं। पेरू में ही नहीं, लैटिन अमेरिका के किसी भी बड़े शहर में पर्यटकों के रूप में आए अनेकों जापान वासियों को देख सकते हैं। यह है सरकारी महल। रेसिडेंशियल पैलेस, हाउस ऑफ पिसारो आदि नामों से भी ये जाने जाते हैं। इस तरफ 4 दीवारी है, उसके अंदर है महल। 4 दीवारी के अंदर की ओर साधारण जनता के प्रवेश निषिद्ध है। महल के आगे अनेकों पर्यटक जमा हुए हैं। लिमा नगर में आने वाले पर्यटक सबसे पहले इसी चौक पर पहुंचते हैं। नगर के सबसे प्रमुख चौक है प्लाजा मायोर।
इसलिए पर्यटक सबसे पहले यहाँ आकर सरकारी महल, लिमा गिरजाघर, नगरपालिका महल आदि देखने के बाद ही लिमा नगर से होकर आगे की यात्रा जारी रखते हैं। यह है सरकारी महल के सामने का भाग। रिपब्लिक ऑफ पेरू के वर्तमान राष्ट्रपति पेड्रो कैस्टिलो यहाँ बैठकर देश का संचालन करते हैं। पेरू के स्पेनिश उपनिवेश बस्ती होने की 16वीं शताब्दी से ही प्रशासन का केंद्र यह है। कई बार पुनर्निर्मित हुए इस विशाल महल के इतिहास की शुरुआत 1535 में हुई थी। फ्रांसिस्को पिज़ारो नामक स्पेनिश खोजकर्ता के इनका साम्राज्य को हराकर लिमा में उपनिवेश बस्ती स्थापित करने के समय से लेकर इस महल का इतिहास शुरू होता है। इस प्रदेश के गवर्नर बने फ्रांसिस्को पिज़ारो ने अपने रहने के महल के रूप में इस महल का निर्माण किया था। ये राष्ट्रपति और सरकारी महल की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाने वाले सैनिक हैं। पेरू की सेना के प्रेसिडेंशियल लाइफ गार्ड्स ड्रैगन रेजिमेंट नामक विभाग के अधीन है यहाँ की सुरक्षा की जिम्मेदारी। फ्रांसिस्को पिज़ारो की मृत्यु के बाद पेरू का शासन स्पेनिश वाइसरॉय के अधिकार में चले गए। पहले वाइसरॉय के रूप में 1572 में आए फ्रांसिस्को टोलेडो से लेकर 1821 में स्वतंत्रता संग्राम के तहत निष्कासित हुए वाइसरॉय तक इसी महल में रहते थे। पेरू के स्वतंत्र रिपब्लिक होने के बाद पेरू के शासन की बागडोर संभाले राष्ट्रपतियों के भी आधिकारिक निवास यही महल था। महल का अंदरूनी भाग आलीशान है। खूबसूरती से सजाए गए कमरे और औपचारिक हॉल, आंगन आदि सब कुछ हैं उनमें। महल का एक भाग राष्ट्रपति और उनके परिवार के सदस्यों के निजी उपयोग के लिए अलग से आवंटित किए हुए हैं। उस भाग पर प्रेसिडेंशियल गार्ड्स की विशेष पहरा भी है। महल के सामने से मैंने चलना शुरू किया। एक तरफ कल मेरा दौरा किया हुआ लिमा कैथेड्रल, उसके साथ के लकड़ी से बने छज्जे वाला भाग आर्चबिशप का महल है। एक जमाने में देश के प्रशासन के मामले में लिमा के आर्चबिशप का अच्छा रसूख रहता था। उस कारण से ही नगर के हृदय भाग पर राष्ट्रपति के महल से अधिक दूरी न बरते हुए आर्चबिशप के लिए महल बनाया गया। लिमा नगर के सबसे प्रमुख चौक प्लाजा मायोर का अनुमानित रूप मेरे स्मृति में अंकित हो गए हैं। चौक के चारों ओर के ज्यादातर इमारतों में लकड़ी के छज्जे निर्मित हैं। इस तरह के छज्जे लिमा के मुख्य इमारतों में देखने को मिलते हैं। लकड़ी के बने ढके हुए छज्जे, उनके अंदर बैठे लोगों को बाहर वाले देख नहीं सकते हैं, लेकिन अंदर बैठे हुओं को सारे बाहरी नज़ारे दिखाई देते हैं। क्लासिक इमारतें, नगर का एक विशाल चौक। लिमा में इस प्रकार के कई चौक हैं। 108 लाख लोगों की आबादी वाला नगर है लिमा। पेरू की राजधानी होने के साथ आर्थिक और औद्योगिक केंद्र भी है लिमा। लिमा में 7000 कारखाने स्थित हैं। देश में सबसे अधिक अधोलोक गुट वाला नगर भी यही है। प्लाजा मायोर को बाड़ लगाकर अलग किए हुए होने के कारण पर्यटक वहां आजादी से घूम नहीं पा रहे हैं। 9 से ऊपर का समय हो गया है तो भी सूरज कहीं नजर नहीं आ रहा है। ये यहाँ का बहुत ही महत्वपूर्ण इमारत है, काजा डेल कॉरिडोर नामक इमारत। औपनिवेशिक काल के दौरान मजिस्ट्रेट का आवास स्थल हुआ करता था। ये 17वीं शताब्दी में निर्मित इमारत की निचली मंजिल पर एक रेस्टोरेंट और एक स्मारक वस्तुओं की दुकान है। इतिहास कहता है कि 28 जुलाई 1821 को स्पेनिश सैनिक को हराकर पेरू की स्वतंत्रता का ऐलान करके जनरल सैन मार्टिन ने उसी दिन इस भवन में आकर विश्राम किया था। 1974 में पेरू सरकार ने इसे विरासत भवन होने का ऐलान किया। कासा डेल कॉरिडोर के ठीक सामने राष्ट्रपति के महल का एक भाग है। उसके बीच से जा रहा यह पथ काराबाया स्ट्रीट नाम से जाना जाता है। यह पैदल चलने वालों का स्ट्रीट है। टाइल्स बिछाकर सुंदर बनाया गया एक स्ट्रीट।
बाईं तरफ सरकारी महल, दाईं तरफ औपनिवेशिक काल के इतिहास का स्पंदन देने वाली अन्य इमारतें। लिमा के इस भाग से होकर चलते हुए यह साफ दिखता है कि यह प्रदेश बहुत सावधानी से संरक्षित है। पेरू की गरीबी, संकट काल आदि इस प्रदेश में झलक नहीं रहे हैं। यहाँ हस्तशिल्पों की अनेकों दुकानें हैं। बेचने वाली वस्तुओं में अधिक पेरू के आदिवासी समूह एंटीज पर्वत के गांवों में बैठकर बनाने वाली वस्तुएं हैं। बाईं तरफ ये सारे सरकारी महल के भाग ही दिख रहे हैं। मुझे लगा कि रविवार की सुबह स्ट्रीट पर केवल पर्यटक ही नजर आ रहे हैं। यह महल का उत्तर पूर्वी कोना है। 1937 में फ्रांस और पोलैंड के दो प्रतिष्ठित वास्तुकारों के नेतृत्व में इस महल को इस प्रकार से खूबसूरत बनाया गया था। दुकानों के आगे से होकर मैंने चलना जारी रखा। आदिवासियों के द्वारा बनाए गए कपड़े, चमड़े के जूते आदि विभिन्न प्रकार की वस्तुएं। मैंने सोच रखा है कि उनके बारे में विस्तृत जानकारी बाद में ली जाएगी। ये सब बड़े पैमाने पर व्यापार चलने वाली दुकानें हैं। हस्तशिल्प वस्तुएं, स्कार्फ, छोटे बैग, सजावट के सामान, विभिन्न प्रकार की गुड़ियाएं आदि सबके दाम यहाँ बहुत अधिक हैं। पर्यटकों के ग्राहक होना ही उसका एक कारण हो सकता है। पेरू में पर्यटन बड़े पैमाने पर बढ़ रहा है। दुनिया के विभिन्न देशों से पर्यटक यहाँ आते हैं। मुझे लगता है कि उसका एक कारण इनका संस्कृति की गरिमा दर्शाने वाला प्राचीन जनवास केंद्र माचू पिचू है। एक महिला कुछ बेचने के मकसद के साथ मेरे पास आई। पेरू के परंपरागत वस्त्र पहनी हुई थी वह। मूंगफली मिठाई, तिल की मिठाई, केले के चिप्स आदि हैं उसकी टोकरी में। केले के चिप्स मात्र हमारे देश का ही विशेष पकवान नहीं है। हमारे देश में बनाए जाने के समान लैटिन अमेरिका में भी चिप्स बनाए जाते हैं। तिल की मिठाई का एक पैकेट खरीदकर मैंने चलना जारी रखा। औपनिवेशिक काल के गोदामों के समान लंबी इमारतें हैं सड़क के किनारे पर। वो इमारतें सुंदर नहीं हैं। करबाया स्ट्रीट के अंतिम छोर पर एक अन्य क्लासिक भवन है। हाउस ऑफ पेरुवियन लिटरेचर नामक इमारत है वह। प्रादेशिक रूप से कासा डेला लिटरेचुरा पेरुवियाना नाम से जाने जाने वाली इमारत। एक सांस्कृतिक केंद्र, संग्रहालय, पुस्तकालय आदि हैं उसमें। मैंने उस इमारत की ओर चलने का निर्णय लिया। उसके सामने की ओर सड़कों का एक संगम स्थल है। वहां से दाईं ओर मुड़कर मैं एक अन्य नज़ारे की ओर जा सकता हूँ। लैटिन अमेरिकन साहित्य हम भारतीयों के लिए सुपरिचित हैं। उनमें प्रमुख हैं पेरुवियन साहित्य। मैरियो वर्गास लियोसा समेत अनेकों साहित्यकारों को हमारे देश में अच्छी स्वीकार्यता प्राप्त है। हाउस ऑफ पेरुवियन लिटरेचर जैसी संस्थाएं पेरुवियन साहित्य की व्याप्ति के लिए कार्यरत हैं। सड़कों के हर संगम स्थल पर पहुंचने पर पर्यटकों के बड़े गुट नजर आ रहे हैं। यह 9 बजे के बाद की व्यस्तता है। पर्यटकों के नजदीक घरों में बनाए जाने वाले उत्पादों को बेचने के लिए घूम रही पेरुवियन महिलाएं। अमेरिंडियन जनजाति या अमेरिंडियन और यूरोपियन के मिलकर बने हाइब्रिड विभाग की प्रतिनिधि एक स्त्री। उनकी अद्वितीय वेशभूषा ये है। एक टोपी, पीठ पर एक गठरी, अनेकों तह वाला छोटा घाघरा, चुस्त मोजे, यह हैं पेरुवियन जनजातीय महिलाओं के साधारण परिधान। टोपी भी उस परिधान का भाग ही है। आने वाले दिनों में इस प्रदेश के अनेकों अद्वितीय आदिवासी जनता से मुलाकात करने में जाऊंगा। पर्यटक दल को कहानी और इतिहास समझाते हुए गाइड उन्हें नज़ारों की ओर ले जा रहे हैं। लिमा की हल्की ठंड में वो लोग सब कुछ देखते सुनते हुए आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ अकेले चलने वाला मैं एक अकेला व्यक्ति ही हूँ। बाकी सारे पर्यटक दलों में आगे बढ़ रहे हैं।
स्पेनिश भाषा बोली जाने वाले देशों में एक गाइड की सहायता के बिना दृश्यों को समझना थोड़ा मुश्किल होता है। फिर भी लैटिन अमेरिका से होकर की गई अनेकों यात्राओं के अनुभव के माध्यम से मैंने उन्हें समझने की काबिलियत हासिल कर ली है। सीधी रेखा जैसे लंबे स्ट्रीट, किनारों पर क्लासिक इमारतें, उन स्ट्रीटों को समीप से जानते हुए लिमा के अद्भुत नज़ारे की ओर की मेरी यात्रा जारी है।